नमस्कार दोस्तों, मेडिकल्स डॉक्टर्स आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीएम्बल की। अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे कि प्रीएम्बल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग रहा है, क्या है ये प्रीएम्बल, संविधान की प्रस्तावना क्या है और ये किस आर्टिकल में आता है या फिर इसका रिलेशन क्या है संविधान से और ये कहाँ से लिया गया है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो दुनिया का सबसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें प्रीएम्बल था वो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जिसमें प्रीएम्बल या प्रस्तावना रखा गया था। उसके बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। अब हमारे पास भी प्रीएम्बल है, लेकिन प्रीएम्बल जो अभी हम देखते हैं इसमें ये एक्चुअली अमेंड किया जा चुका है एक बार। इसमें 3 वर्ड बाद में जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जो हैं ये बाद में जोड़े गए थे हमारी प्रीएम्बल के अंदर। स्टार्टिंग में ओरिजिनली प्रीएम्बल में ये नहीं थे। स्टार्टिंग में प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट, एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं माना गया, लेकिन बाद में इसको कब माना गया, कैसे माना गया, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारा जो संविधान का प्रीएम्बल है वो कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमली having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its people। ये हमारे संविधान का जो प्रीएम्बल है, ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। हमारे संविधान की प्रस्तावना ये बात करती है। जस्टिस की बात करता है हमारा प्रीएम्बल। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। लिबर्टी की बात करता है, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ वर्शिप। इक्वालिटी की बात करता है, जेंडर इक्वालिटी है इसमें, इकोनॉमिकल इक्वालिटी है, इन सब चीज़ों की। फ्रेटर्निटी की बात करता है, फ्रेटर्निटी को अश्योर करने की बात करता है हमारा प्रीएम्बल। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है उसके बारे में थोड़ा कुछ। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रीएम्बल में जो डिफरेंट वर्ड हैं उनके एक एक वर्ड का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कुछ वर्ड हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीएम्बल क्या बताना चाहता है। एक्चुअली प्रीएम्बल जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है हमारे प्रीएम्बल के अनुसार में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर कहाँ से लेता है, उसको पावर कौन देता है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग हमारे संविधान को पावर प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारा प्रीएम्बल ही है जो हमें एक सेकुलर सोशलिस्ट स्टेट डिक्लेयर करता है भारत को। और हमारा प्रीएम्बल ही बात करता है इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, सोवरेनिटी की, संप्रभुता वगैरह की बात हमारा प्रीएम्बल करता है। ये 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी को ये अडॉप्ट किया गया था। सोवरेन का मतलब होता है, अब हम बात करते हैं जो प्रीएम्बल में वर्ड हैं, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इंटीग्रिटी है, इनका मतलब मीनिंग क्या होता है, इन पे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो एक प्रीएम्बल का ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा 10-5 मिनट का टॉपिक है, तो मैं ख़त्म करके आगे बढ़ूंगा। सिटीजनशिप वाले चैप्टर में आएंगे। सिटीजनशिप अच्छा बड़ा चैप्टर है, क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, प्रीएम्बल से भी आ जाते हैं कभी कभी 1-2 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोवरेन वर्ड का मतलब क्या है। ये आपको क्लियर हो गया कि प्रीएम्बल अपनी पावर कहाँ से लेता है। क्वेश्चन आ जाता है यूपीएससी में कभी कभी कि प्रीएम्बल अपनी पावर कहाँ से लेता है। तो या कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पावर कहाँ से लेता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पीपल ऑफ इंडिया, ऐसे करके वो ऑप्शंस होते हैं। तो उसमें पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पावर पीपल ऑफ इंडिया से लेता है। और एक क्वेश्चन आता है क्या प्रीएम्बल अमेंड किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल अमेंड किया जा सकता है। सेकुलर और इंटीग्रिटी और ये सोशलिस्ट, ये जो वर्ड हैं 3 वर्ड, ये हमारे बाद में ऐड करेंगे। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के दौरान। और अब हम एक एक चीज़ करके देखते हैं कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। सोवरेन का मतलब संप्रभुता, मतलब हमारी एक खुद की संप्रभुता है, हम एक सोवरेन स्टेट हैं। ये हमारा प्रीएम्बल हमें बताता है कि इंडिया के मतलब दखल अंदाजी करने का अधिकार हम किसी को नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉमनवेल्थ की बात करते हैं, हम कॉमनवेल्थ नेशन का पार्ट हैं। कॉमनवेल्थ नेशन वो हैं जिनकी ऑलमोस्ट इकॉनमी एक जैसी है और जिन पे ब्रिटिश का राज
जिन पे ब्रिटिशर्स का राज रहा है, जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों ने राज किया है, तो उसको हम कॉमनवेल्थ नेशन बोलते हैं। ये एक जैसी इकोनॉमी है, ऑलमोस्ट माना गया था उस टाइम पे। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन में हम पार्ट जरूर हैं उसका। हम जैसे इंग्लैंड की रानी हैं, उसको उनको हम इज्जत देते हैं, पूरी बाकायदा इज्जत देते हैं, लेकिन हम ऑफिशियली उनको रानी नहीं मानते, क्योंकि ये हमारी संप्रभुता की बात है, क्योंकि हम एक सोवेरियन स्टेट हैं। जबकि अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें या कनाडा में देखें, वहाँ पे उनको रानी भी माना जाता है। वहाँ वैसे तो मोनार्की नहीं है ऑस्ट्रेलिया, डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन रानी माना जाता है उनको। हम उनको रानी ऑफिशियली नहीं मानते, क्योंकि हम एक सोवेरियन स्टेट हैं। अब अगले दो वर्ड उनके पे बात करते हैं, एक तो सोशलिस्ट और एक सेकुलर। ये 42nd अमेंडमेंट के बाद जोड़े गए, पहले ये वर्ड हमारी कंट्री में नहीं थे। कई बार क्वेश्चन उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर या कॉन्स्टिट्यूशनल फादर इतने टैलेंटेड थे, लेकिन फिर उन्होंने सेकुलर वर्ड या सोशलिस्ट वर्ड क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि उस समय जो हमारे देश का माहौल था, कभी ये सोचा ही नहीं गया था, मतलब लगा ही नहीं था लोगों को, ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, लोगों को लगा ही नहीं था कि उस समय के कॉन्स्टिट्यूशनल फादर जो थे, उनको लगा ही नहीं था कि लोग हिंदू मुस्लिम या धर्म को लेकर इतना लड़ाई कर देंगे आपस में। हिंदुस्तानी ऐसे हो ही नहीं सकते, हिंदुस्तानी तो प्रेम करना जानते हैं। यहाँ प्रेम का देश है हमारा देश, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला सीन है यहाँ पे। लेकिन बाद में कुछ राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में ऐसे ऐसे कारनामे करे गए, तो इस वजह से 42nd अमेंडमेंट आता है, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जोड़ा गया। तो हम एक सेकुलर स्टेट है, मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे यहाँ सबको अपने धर्म की स्वतंत्रता की आज़ादी है, धर्म की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को आप अपना सकते हो, और आप किसी भी धर्म को नहीं भी मानते हो, फिर भी आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। यहाँ सब एक सेकुलर कंट्री है। और सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवाद। हम समाज पे पहले फोकस करते हैं, हम सोसाइटी पे पहले फोकस करते हैं। हम एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक हैं, कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक नहीं है। कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, हम पहले पूंजी पे फोकस करते हैं, पूंजीवाद पे। लेकिन सोशलिस्ट में पहले समाज पे फोकस किया जाता है, उसके बाद पूंजी का नंबर आता है। हम एक मिक्स इकॉनमी है वैसे तो, लेकिन हाँ, इंडिया एक सोशलिस्ट स्टेट है। समाज के बारे में हम बात करते हैं, और हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी प्रायोरिटी हमेशा सोसाइटी रहती है। और कभी कभी आ जाता है कि ये वर्ड कहाँ से लिए गए, तो 42nd अमेंडमेंट में तीन चीज़ें जोड़ी गई थी, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। इंटीग्रिटी मतलब हमारी खुद की एक डिग्निटी है, खुद की एक पहचान है, और हम उस पर हम प्राउड करते हैं, उसकी हम इज्जत करते हैं। अब हम बात करते हैं कि और सारे जो वर्ड हैं कहाँ से लिए गए। जैसे 3 वर्ड हैं, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और जस्टिस। ये रशियन रिवॉल्यूशन से निकल के आए हैं। रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में जो हुआ, उसमें तीनों शब्द निकल के आए, वहाँ से हमारे संविधान में जोड़े गए। कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि सोशलिस्ट, रिपब्लिक, जस्टिस और डेमोक्रेटिक, ये वर्ड कहाँ से लिए गए? तो ये वर्ड रशियन रिवॉल्यूशन से लिए गए। जैसे कि 3 वर्ड हैं, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी है, फ्रैटर्निटी और इक्वालिटी। ये वर्ड कहाँ से आए? ये तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। फ्रैटर्निटी और लिबर्टी और इक्वालिटी की बात कौन करता है? स्टार्टिंग किसने करी थी? ये बात स्टार्ट हुई थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, जो कि 1789 से लेके 1799 के बीच में तक चला। तो ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए हैं। तो 3 वर्ड हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिए, 3 वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट में ऐड करे, और 3 वर्ड हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिए। ये चीज़ थोड़ा याद रखने वाली चीज़ है। इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी की बात अगर हम करते हैं, तो ये सारे जो वर्ड हैं तीनों, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी, ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और जस्टिस, ये हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया। और सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी हमने 42nd अमेंडमेंट के द्वारा इसमें जोड़ा। और एक क्वेश्चन और आता है कि क्या ये जस्टिसिएबल है इन नेचर? तो इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। और 1960 में एक केस आया था, बेरूबरी यूनियन नाम का। तो उसमें ये बोला गया था, प्रीएम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट 1973 में एक और केस आया, बहुत फेमस केस है हमारे इंडियन पॉलिटी का, जिसको बोलते हैं केशवानंदा भारती केस। इसमें माना गया कि हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स अ ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना गया 1973 वाले केशवानंदा भारती केस में। अब हाँ, अमेंडमेंट पे आते हैं। अमेंडमेंट किया जा सकता है, एक बार किया जा चुका है 42nd अमेंडमेंट। उसमें 3 वर्ड जोड़े गए, सेकुलर, इंटीग्रिटी और सोशलिस्ट। तो इतना था प्रीएम्बल के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम आगे के स्टेज में पढ़ेंगे सिटीजनशिप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। छोटा सा चैप्टर है, 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। इसमें क्या है कि हमारा जो आर्टिकल 1 है, एक्चुअली यूनियन ऑफ स्टेट और टेरिटरी ऑफ इंडिया में थोड़ा डिफरेंस होता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया की जो है वो ब्रॉड एरिया आता है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 चीज़ें आती हैं। पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 डिफाइन करता है इंडिया इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट, या इट्स नॉट अ फेडरेशन, इट्स अ यूनियन। और आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग 3 टाइप से हम इंडियन टेरिटरी को डिवाइड करते हैं। एक तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, और दूसरा यूनियन टेरिटरीज आती हैं, और तीसरा आपका आता है वो टेरिटरी जो इंडिया इन फ्यूचर एक्वायर कर सकता है। ये तीनों चीज़ों के बारे में आर्टिकल 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डिफाइन करता है। आर्टिकल 2 एम्पावर करता है कि यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट को इस्टेब्लिश कर सकता है, एक नए एरिया को एक्वायर करके भी नया स्टेट बना सकता है। ये आर्टिकल 2 से हमें पावर मिलती है। आर्टिकल 3 जो हमें पावर देता है, जैसे हम अगर बात करें जैसे पीओके अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो वैसे इंडिया का पार्ट है, ये टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही आएगा। यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है क्योंकि अभी उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बस टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है पीओके। तो इन फ्यूचर अगर उसको इंडिया एक्वायर करता है तो आर्टिकल 3 के तहत उसको एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, या फिर किसी स्टेट में मर्ज किया जा सकता है। ये आर्टिकल 3 के तहत आता है, सॉरी आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत आता है कि रीएडजस्टमेंट ऑफ द स्टेट। सपोज 2 स्टेट बनाए, उसमें आधा पार्ट इधर मिला दिया, फिर आधा पार्ट उधर मिला दिया। रीएडजस्टमेंट जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट होता है वो आर्टिकल 3 में आता है। दूसरे पार्ट को एक्वायर करना वो आर्टिकल 2 में आता है। फिर हम आगे देखते हैं कि आर्टिकल 3 के तहत पार्लियामेंट को क्या क्या पावर होती हैं। पहली पावर तो यही होती है कि वो तोड़ मड़ोड़ के कोई दूसरा प्रदेश भी बना सकते हैं। दूसरी पावर ये होती है कि किसी का एरिया घटा सकते हैं, किसी का बढ़ा भी सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। ये सारी पावर आर्टिकल 3 के तहत हमारे पार्लियामेंट को दी गई हैं। अब हम बात करेंगे 2-3 कमीशन, इंपॉर्टेंट कमीशन के बारे में। एक तो था धार कमीशन, एक जेवीपी कमेटी बैठी थी। जेवीपी में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पतभी सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 लोग थे। और आपका ये धार कमीशन जो था इस 1953 में आया था। इसमें क्या डिसाइड किया गया था, एक्चुअली उस समय पे बहुत कोहराम मचा हुआ था कि लोग लैंग्वेज के बेस पे पार्ट को डिवाइड करने की मांग कर रहे थे। ये आपका मराठवाड़ा वाला रीजन जो है, महाराष्ट्र जो प्रांत है, ये डिवाइड होने की मांग कर रहा था कि गुजराती स्पीकिंग पीपल अलग अपना स्टेट बनाने की मांग कर रहे थे, और उधर तमिल तेलुगु वाला पंगा चल रहा था। तो ये सारे पंगे हो रहे थे, तो आया धार कमीशन। धार कमीशन ने बोला, 1948 की बात है, धार कमीशन आया। उसने इसी बात की इंक्वायरी करने के लिए बिठाया गया। एसके धर उसके चेयरमैन थे। तो धार कमीशन के अनुसार उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 में सबमिट करी। उसमें बताया, उन्होंने बोला कि यार ये चीज़ मुझे लगता है उनके हिसाब से प्रशासनिक सुविधाओं के हिसाब से बाउंड्री बननी चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेस पे। लैंग्वेज शुड नॉट बी एन ऑप्शन। तो ये चीज़ जब उन्होंने ये बोला, ये रिपोर्ट आती है, तो चारों तरफ आक्रोश फैल गया। उसके बाद जेवीपी कमेटी बनती है। उन्होंने भी बोला कि हाँ, उन्होंने भी अस्वीकार कर ली, इस को एक्सेप्ट नहीं किया कि लैंग्वेज बेस होना चाहिए। ये भी 1949 में हुआ। लेकिन 1953 में एक बहुत बड़ी घटना हो गई। 1953 में आतंक फैल गया चारों तरफ भाषाओं को लेके। एक श्री पोती मोल्लू करके एक बंदा था, कांग्रेस एक्टिविस्ट हुआ करते थे। इन्होंने भूख हड़ताल करी और इनकी डेथ हो गई। तो 1953 में पहली बार भाषा के आधार पर एक प्रदेश डिवाइड हुआ। जो तेलुगु स्पीकिंग एरिया था वो आंध्र प्रदेश बना, मद्रास से अलग करके, जो आज तमिलनाडु जाना जाता है। इससे अलग करके जो तेलुगु स्पीकिंग वाला एरिया था उसको आंध्र प्रदेश के नाम से जाना गया। ये 1953 में डिवाइड हुआ। तो ये पहला प्रदेश है। लेकिन ये कमीशन तब तक नहीं बना था कि लैंग्वेज शुड बी अ बेस ऑफ डिवाइडेशन। उसके बाद 1955-56 में एक और कमेटी बनती है जो 53-54 से गठन होता है, 55-56 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। फाजल अली कमीशन। फाजल अली उस टाइम कमेटी के चेयरमैन हुआ करते थे। उन्होंने बोला लैंग्वेज शुड बी अ बेस ऑफ डिवाइडेशन ऑफ अ स्टेट। तो लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड होना शुरू हुआ। तो पहला जो स्टेट बना वो महाराष्ट्र और गुजरात, जो 2 प्रांत अलग करे गए, ये पहला प्रांत बना फाजल अली कमीशन के बाद लैंग्वेज के बेस पे विभाजित होने वाला।
अब हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर जो है वो है नागरिकता, सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप पहले हम देखते हैं सिटीज़न और पीपल में डिफरेंस क्या होता है। जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है वो यहाँ के लोग हो सकते हैं, नागरिक नहीं। नागरिक वो होता है जिसको वोटिंग राइट मिलता है, जिसको वोटिंग राइट मिल जाता है, जिसका नामांकन हो जाता है, इलेक्शन कमीशन वाले पंजीकृत कर देते हैं, उसको हम नागरिक बोलते हैं। तो दो टाइप के एक जैसे पीपल दूसरे लोग हैं उनको हम पीपल मानते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक फ्रेंडली एलियन, एक होते हैं एनिमी एलियन। फ्रेंडली मतलब जो दोस्त देश के हैं, एनिमी मतलब जो दुश्मन देश के हैं, जिनसे पटरी नहीं आती, दुश्मन कहने का संशय है। तो और हमारे संविधान में आर्टिकल 5 से 11 पार्ट 2 हमें सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं कि सिटीजनशिप कैसे ली जा सकती है भारत की। तो जो पहला कंसेप्ट है वो है बाई बर्थ। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 के बीच, 1987 के बीच में जो भी हिंदुस्तान में पैदा हुआ बाई बर्थ, वो यहाँ का नागरिक माना जाएगा, ये हमारा संविधान कहता है। अब हम दूसरे उस पे आते हैं। अब आते हैं बाई डिसेंट। दूसरा होता है बाई डिसेंट। 26 जनवरी, बाई डिसेंट मतलब उसका कोई पुराना दादा बाबा पापा यहाँ रहते थे। तो अगर कोई ऐसा नागरिक है 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 के बीच में, वो कहीं भी पैदा हुआ, आउटसाइड इंडिया कहीं भी पैदा हुआ हो, लेकिन अगर उसके फादर की सिटीजनशिप यहाँ की है, भारतीय है, तो वो भारतीय माना जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंट। फिर हमारा बाई रजिस्ट्रेशन होता है, बाई नेचुरलाइजेशन होता है, और एक और प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन वाला, वही प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन करो फिर होम मिनिस्ट्री अप्रूवल देगी, फिर वैसे करके होता है। उस बारे में अभी बात नहीं करेंगे, इतने क्वेश्चन भी नहीं आते वहाँ से। एक बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी भी होता है। सपोज कोई ऐसा पार्ट है जो इंडिया में नहीं हुआ करता है, इंडिया ने उसको एक्वायर कर लिया, तो वहाँ के नागरिक भी हिंदुस्तान के नागरिक माने जाएंगे। इनकॉर्पोरेशन से होता है। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप में आते हैं। सिटीजनशिप जाति कैसे है? एक तो रेनंशिएशन, टर्मिनेशन और डिप्राइवेशन। रेनंशिएशन में क्या होता है? सपोज तुमने कहीं और नागरिकता ले ली तो चली जाएगी, ठीक है, या फिर तुमने उल्टे सीधे काम कर दिए तो चली जाएगी। इन सब कारणों की वजह से आपकी नागरिकता छीन, एक समय पे आप दो जगह की नागरिकता नहीं ले सकते। सपोज आप इंडिया में रहते हो, आपने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली अमेरिका जाकर, तो आपकी हिंदुस्तान की नागरिकता ऑटोमेटिकली रद्द कर दी जाएगी। और एक बात और है हमारी सिटीजनशिप में, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका में डबल सिटीजनशिप सिस्टम चलता है। वहाँ पे आप स्टेट के भी नागरिक होते हो और आप देश के भी नागरिक होते हो। जैसे कोई हरियाणा का रहने वाला है, कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, कोई राजस्थान का रहने वाला है, कोई दिल्ली का रहने वाला है, तो यूपी का नागरिक भी होगा। हरियाणा का नागरिक है तो हरियाणा का अलग नागरिक होगा, यूपी का अलग नागरिक होगा अगर यूपी का रहने वाला, और सेंट्रल का नागरिक अलग होगा, तो उसको दोनों तरफ से बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हमारे देश में एक ही नागरिकता होती है, और जो हरियाणा वाले की नागरिकता होगी वही आपकी भी नागरिकता होगी, क्योंकि हमारे यहाँ भारत सरकार नागरिकता देती है, स्टेट गवर्नमेंट नागरिकता नहीं देती। बस ये कुछ दो चार बातें थी नागरिकता के बारे में। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 1955 और अभी 2019, इसमें मतलब 55 में नागरिकता बहुत सबको ही मिल जाती थी। अभी थोड़ा चेंजेस हुए हैं। 2019 वाला जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है उस पर भी चलो बात कर लेते हैं। अभी पॉलिटी में अपडेट हो गया, वो नहीं आया, लेकिन चलो मैं बात कर लेता हूँ। 2019 में ये है जो बिल आया है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल एक्ट, अब तो एक्ट हो गया, तो राष्ट्रपति के साइन करने के बाद कोई भी बिल एक्ट में तब्दील हो जाता है, कानून बन जाता है। तो उसमें ये है जो पड़ोसी मुल्क हैं, जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया, यहाँ के जो लोग हैं वो चाहें तो भारत की नागरिकता ले सकते हैं। अगर लेकिन उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ये सारे लोग नागरिकता ले सकते हैं। मुस्लिम्स को नहीं उसमें रियायत दी गई है। जो वहाँ पे डिप्राइव क्लास है वो यहाँ पे ले सकता है नागरिकता। सरकार का कहना ये है, विरोध का कारण यही था कि मुस्लिम्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। सरकार की तरफ से जवाब ये है कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो है मुस्लिम बाहुल्य एरिया हैं, अगर हम मुस्लिम को दे देंगे तो हमारे देश में और ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी।
तो इसमें विरोध का इसका कारण यही था, सीएए और एनआरसी को लेके जो विरोध हो रहा था। तो अब हम सीएए के बारे में बात करते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के में इसीलिए विरोध हो रहा था कि जो सताए हुए लोग हैं वो उनमें इन लोगों को नागरिकता मिलेगी, मुस्लिम्स को छोड़कर, और सबको नागरिकता मिल जाएगी। तो लोगों का कहना था, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्टर्स का कहना था कि सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। सरकार का कहना था कि हम सबको नहीं दे सकते क्योंकि जो पड़ोसी एरिया है वो इस्लामिक स्टेट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया हैं, तो वहाँ पे डिप्राइव्ड क्लास मोस्ट प्रोबेबली हिंदू है। इस वजह से सिटीजनशिप एक्ट के तहत हिंदू हैं या फिर मुसलमान को छोड़कर अन्य धर्म को मानने वाले, ईसाई हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, हिंदूज हो गए, तो इन सारे धर्मों को, इस्लाम धर्म को छोड़कर जितने भी धर्म हैं सबको, इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ऐसा 2019 वाले एक्ट में कहा गया है। तो एनआरसी के बारे में चलो क्या ही बात करते हैं, वो तो अलग मुद्दा है। तो इतना ही था सिटीजनशिप एक्ट के बारे में, अभी तक सिटीजनशिप में इतना ही है। तो इससे यही सारे क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे कैसे अक्वायर करी जा सकती है सिटीजनशिप। एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो मैंने एक समरी या ओवरव्यू टाइप आपको बता दिया। ज़्यादा डिटेल में पढ़ना तो आप लक्ष्मीकांत रेफर कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता ही दिया है, ओवरव्यू तो दे दिया है। अगर आपको पहले से नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। धन्यवाद।